चाइना को लेकर जिस प्रकार का बयान दिया है, उससे यह बात बहुत साफ हो गई है कि कांग्रेस पार्टी के चीन के साथ हुए करार का इजहार सैम पित्रोदा ने दिन दहाड़े कर दिया है। गुरु गुड़ रह गए और चेला शक्कर हो गए, मगर यहां जो चेला है वो तो गुड़ रह गए और गुरु चीनी हो गए। जिस प्रकार की बात सैम पित्रोदा जी ने कही है, वो भारत की अस्मिता, भारत की कूटनीति और भारत की संप्रभुता पर बहुत गहरा आघात है। आपका ओवरसीज का चीफ इस प्रकार की भाषा बोलता है तो यह निंदनीय है, भर्त्सना योग्य है और यह भारत और भारतीय सेना, भारतीय सैनिकों के बलिदान का घनघोर अपमान है। कि कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट रूप से यह दर्शा दिया है कि वो चीन के साथ हुए अपने करार के प्यार में, राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइनीज एम्बेसी से मिले हुए लोन के दबाव में बोल रहे हैं। सोरस की सुर, अंकल सैम के सुर, और उसके बाद जो कुछ यहां कांग्रेस बोलती है वो साफ नजर आता है। ऐसा लगता है कि लिरिक्स जो हैं वो सैम पित्रोदा के हैं और उसके गीतकार सोरस हैं और उसके ऊपर सिम्फनी बजाने का काम कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में उपनेता श्री गौरव गोगोई का जिस प्रकार के जॉर्ज सोरस के इस फाउंडेशन के साथ कनेक्शन नजर आता है, पाकिस्तान की दूतावास में मधुर मनोभावों के साथ वार्तालाप करते हुए और भारत में आकर भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय अर्धसैनिक बलों के विरुद्ध कटुतापूर्ण शब्दों का इजहार करते हुए। आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ज्यों-ज्यों आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक दृष्टि से विश्व के पटल पर एक शक्तिशाली और प्रभावशाली देश के रूप में उभरता जा रहा है और देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का नया दौर चल रहा है, त्यों-त्यों अनेक प्रतिगामी शक्तियां भारत की इस अभूतपूर्व विकास को और प्रगति को रोकने के लिए अनेक प्रकार के षड्यंत्र करती दिखाई पड़ रही है। उसी श्रृंखला में आज मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो कुछ कांग्रेस पार्टी और उनके आइडियोलॉजिकल थिंक टैंक कहे जाने वाले लोग समय समय पर कहते आ रहे हैं, वो चीजें अब पूरी तरीके से जनता के सामने आती जा रही हैं। ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट सैम पित्रोदा, जो कांग्रेस के आइडियोलॉजिकल थिंक टैंक के प्रतीक माने जाते हैं, उन्होंने आज चाइना को लेकर जिस प्रकार का बयान दिया है, उससे यह बात बहुत साफ हो गई है कि कांग्रेस पार्टी के चीन के साथ हुए करार का इजहार सैम पित्रोदा ने दिन दहाड़े कर दिया है। प्रत्यक्ष रूप से साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, हिंदी में कहावत होती है, गुरु गुड़ रह गए और चेला शक्कर हो गए, मगर यहां जो चेला है वो तो गुड़ रह गए और गुरु चीनी हो गए। परंतु गंभीर बात यह है कि जिस प्रकार की बात सैम पित्रोदा जी ने कही है, वो भारत की अस्मिता, भारत की कूटनीति और भारत की संप्रभुता पर बहुत गहरा आघात है। उन्होंने इस प्रकार की बात कही कि चीन के साथ तो किसी प्रकार का विवाद ही नहीं है, जैसे भारत ही अग्रेसर की भूमिका में, यानी आक्रामक मुद्रा लिए हुए। और ये कोई उनका अलग बयान नहीं है। ये ओवरसीज कांग्रेस के चीफ हैं, यानी समुद्र पारी कांग्रेस के प्रमुख हैं। अब समुद्र पार से तो सोरस के सुर भी कांग्रेस के साथ मिलते हुए नजर आते हैं, परंतु यहां पर एक बहुत गंभीर बात है कि जो कुछ सैम पित्रोदा ने कहा है, यह कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है।
आइसोलेटेड स्टेटमेंट नहीं है। इसी भाव और इसी विचार के अनेक स्टेटमेंट राहुल गांधी पहले दे चुके हैं। याद करिए, राहुल गांधी जी ने विदेश में क्या कहा था कि चाइना ने बड़ा संघर्ष करते हुए ऊपर उठने का उदाहरण प्रस्तुत किया है उन चुनौतियों के बीच से। आपको याद हो अभी कुछ दिन पहले के अपने विदेशी दौरे में क्या कहा कि चाइना ने अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया है, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर है इस समय चाइना में एम्प्लॉयमेंट रेट 24% है। 2023 में जनवरी से लेकर जुलाई के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहां पर बढ़ते बढ़ते हो गई 17-18%, और उन्होंने फिर जुलाई 23 से जनवरी 24 डाटा देना बंद कर दिया, फिर डाटा का बेस चेंज किया और जनवरी से लेकर अगस्त के बीच में किया, फिर बदले बेस पर भी वो 24% हो गई। मगर राहुल गांधी जी को उसमें बहुत महान चीज नजर आती है। फिर याद करिए, यही लोग कहते थे कि चाइना में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमसे ऊपर है, जबकि चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ली शॉन्गफू गायब हो गए, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर क्विंग गैंग गायब हो गए, वहां की सबसे बड़ी कंपनी अलीबाबा के चीफ जैक मा गायब हो गए, परंतु इनको उसमें भी नजर आता था। अब आप आइए, इसके बाद उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत शानदार की गई है। ये सारे स्टेटमेंट्स हैं, और इकोनॉमिक ग्रोथ की फैक्ट ऑफ द पोजीशन यह है कि 2024 में दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी, जो एक चाइनीज कंपनी थी एवरग्रांड, उसकी लिक्विडिटी हो गई। हांगकांग कोर्ट ने कह दिया लिक्विडेट कर दिया जाए। चीन के ह्यूनान प्रोविंस में कई बैंक्स बैंकरप्ट हो गए, कितनी रियल एस्टेट कंपनीज बैंकरप्ट हो गई, दैट इज वन अदर थिंग। उस प्रक्रिया में जब हम यह देखते हैं कि यह बयान सैम पित्रोदा का आया है, पहली बात तो हम बहुत साफ करना चाहते हैं, भारत सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व के हर देश के साथ अच्छे और सौहार्दपूर्ण संबंध चाहती है, परंतु वो राष्ट्रीय स्वाभिमान, सुरक्षा और सुदृढ़ता को बनाए रखते हुए। अब इसके बाद उनका यह बयान कहना, तो मैं पूछना चाहता हूं, यह गलवान के शहीदों का अपमान है कि नहीं? मैं कांग्रेस पार्टी से सीधे पूछना चाहता हूं। गलवान में जो हुआ, हमारे 20 सैनिक बलिदान हो गए, और उसके बाद यदि आपका ओवरसीज का चीफ इस प्रकार की भाषा बोलता है तो यह निंदनीय है, भर्त्सना योग्य है, और यह भारत और भारतीय सेना, भारतीय सैनिकों के बलिदान का घनघोर अपमान है। इसलिए मैंने आपसे बात कही कि यह एक पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जिसमें सैम पित्रोदा बोलते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे ऑन द रेफरेंस मैं आपको पहले बता दूं, बोल चुका हूं तो एक बार रिमाइंड भी कर दूं। वैसे आपको पता है, भारत में एक दौर ऐसा भी था जब चीन को हमने सैनिकों को चावल प्रोवाइड किए थे। 21 जून 1952 को जवाहरलाल नेहरू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि आपने क्या चीन की सेना को रसद प्रदान की है, तो उन्होंने कहा हां हमने थोड़ी मात्रा में की है, पर वो हजारों टन चावल था, और कहा इसलिए कि उनको बहुत जरूरत है, हम उनको जिंदा रखने के लिए दे रहे हैं। जबकि उस समय तिब्बत में एट्रोसिटीज हो रही थी, और वो इसलिए था कि उस समय चाइना का नियरेस्ट शहर चेंगडू 2000 किलोमीटर से अधिक दूर था और सड़कें भी खराब थी। भारत से तावांग से 250-300 किलोमीटर की थी और सड़क भी अच्छी थी। यानी उस दौर से आज तक चला आ रहा है। तो मैं साफ साफ कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट रूप से यह दर्शा दिया है कि वो चीन के साथ हुए अपने करार के प्यार में, राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइनीज एम्बेसी से मिले हुए लोन के दबाव में बोल रहे हैं, और लगातार इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। इसके लिए उनको आकर सीधे सीधे सफाई देनी चाहिए, और वो अनेक उदाहरण हैं, वो सब तो अपनी जगह हैं। दूसरा विषय, एक और अधिक महत्वपूर्ण विषय आया है, भारत के चुनावी व्यवस्था को किस प्रकार से ये समुद्र पारी है कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ साथ ये समुद्र पार से एक दूसरे प्रकार की जो संकेत प्राप्त हो रहे हैं, वो भी यह दर्शाते हैं कि भारत के लिए किस प्रकार के दुरभिसंधियां भारत के अंदर बैठे हुए कुछ लोग और कुछ भारत विरोधी शक्तियों के साथ चल रही हैं। कि एक इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स नामक एक संस्था है, जिसने 2011 में भारत की एक संस्था इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट, जो कि चुनाव आयोग के साथ संबंधित संस्था है, इसके साथ एक करार किया। और यह करार में जो पीछे से सपोर्ट आ रही है वो CEPPS कंसोर्टियम फॉर इलेक्शन पॉलिटिकल प्रोसेस, इलेक्शन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग नामक संस्था से आ रही है, जो
जॉर्ज सोरेस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के साथ उसके संबंध हैं, जिसने $500 मिलियन भारत में इन्वेस्ट किए एक माध्यम से, यूएसएड इत्यादि के माध्यम से, और इसके बाद से 3-3.5 लाख डॉलर प्रतिवर्ष भारत में आते जा रहे थे। आज हम साफ साफ पूछना चाहते हैं कि भारत के इलेक्शन प्रोसेस, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर यह है कि 2020 में आप याद करिए, जब अमेरिका में चुनावी प्रक्रिया को लेकर अनेक प्रकार के प्रश्न उठे थे, तो भारत की चुनावी प्रक्रिया की तारीफ की गई थी कि जो इलेक्शन वोटर सिस्टम हमारे यहां है, वोटर आईडी कार्ड वाला, वो उनके यहां होना चाहिए। परंतु ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत में इस प्रकार चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने, परिवर्तित करने या उसके अंदर कोई समस्या उत्पन्न करने के हेतु से आर्थिक अनुदान पाती हुई दिखाई पड़ रही थी? यह बहुत गहरा संदेह हमारे मन में उत्पन्न होता है। यानी बहुत साफ है कि सोरस की सुर, अंकल सैम के सुर, और उसके बाद जो कुछ यहां कांग्रेस बोलती है वो साफ नजर आता है। यानी अगर हम ये कहें, जो सैम पित्रोदा बोले हैं, ऐसा लगता है कि लिरिक्स जो हैं वो सैम पित्रोदा के हैं और उसके गीतकार सोरस हैं, और उसके ऊपर सिम्फनी बजाने का काम कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग कर रहे हैं। तो आज हम साफ साफ देश की जनता से कहना चाहते हैं कि अब कोई किंतु परंतु नहीं रहना चाहिए। और तीसरा विषय जो आप सबको ध्यान है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में उपनेता श्री गौरव गोगोई का जिस प्रकार के जॉर्ज सोरस के इस फाउंडेशन के साथ कनेक्शन नजर आता है, पाकिस्तान की एम्बेसी में उनकी बातचीत की फोटो, पाकिस्तान की दूतावास में मधुर मनोभावों के साथ वार्तालाप करते हुए, और भारत में आकर भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय अर्धसैनिक बलों के विरुद्ध कटुतापूर्ण शब्दों का इजहार करते हुए, ये बातें अब बहुत साफ दिखाई पड़ती हैं कि देश के ऊपर आघात करने के एजेंडा बहुत साफ है कि विदेशी शक्तियों के लिए, जो भारत के विरोधी शक्तियां हैं, उनके लिए कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान है, जिसमें मोहब्बत सोरस से भी है, मोहब्बत चाइना से भी है, और भारत के अंदर एक दूसरे से लड़ाने का विधान है। याद करिए, ये कहते हैं उत्तर और दक्षिण को लड़ाओ। इनके कर्नाटक के वित्त मंत्री ने कहा था कि साउथ में रेवेन्यू कलेक्शन ज्यादा है तो उत्तर से अलग होना चाहिए। इनके तेलंगाना और तमिलनाडु के मंत्रियों ने उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में जो बोला, वो क्या है, एक राज्य को दूसरे राज्य से लड़ाओ, उसके बाद भाषाओं को आपस में लड़ाओ, तमिल और हिंदी को लड़ाओ, फिर मराठी और बिहारी को लड़ाओ, फिर भाषा पे लड़ाओ, प्रांत पे लड़ाओ, क्षेत्र पे लड़ाओ, और उसके बाद जातियों में लड़ाओ, अगड़े पिछड़े में लड़ाओ, सामान्य और दलित में लड़ाओ। यानी बहुत साफ है कि बाहर की शक्तियों के लिए मोहब्बत की दुकान, और भारत में हर आधार पर वर्ग, प्रांत, जाति, भाषा पर नफरत की दुकान, नफरत के सामान। और इससे मैं अंत में यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इससे श्री राहुल गांधी ने जो बयान दिया था कि हैज टू फाइट विद इंडियन स्टेट, वो अनायास मुंह से निकला हुआ, लापरवाही में कहा गया बयान नहीं था। एक सुविचारित, सुव्यवस्थित योजना के अंग का प्रकटीकरण था। इट वॉज नॉट जस्ट a careless slip of tongue, but it seems to be an expression of a well thought of structured design that how to demean and damage the India's strength and sovereignty. तो इसलिए अब हम बहुत स्पष्ट रूप से यह देश की जनता से कहना चाहते हैं कि यह सब कुछ जो दिखाई पड़ रहा है, चीन की तारीफ से लेकर, सोरेस फाउंडेशन से समर्थन से लेकर, भारत के अंदर सबको एक दूसरे से लड़ाने से लेकर, और इंडियन स्टेट से लड़ाई करने की बात, मुझे लगता है अब किसी भी प्रकार का कोई बचाव का स्कोप कांग्रेस पार्टी के पास नहीं रह जाता है।
और इस विषय पे कांग्रेस पार्टी से यद्यपि मैं अभी भी उनसे कहना चाहूंगा कि वो आकर अपनी स्पष्ट रूप से सफाई दें, परंतु मुझे लगता है कि उनकी सफाई देने का उनके पास कोई आधार नहीं बचा है। और बहुत दुख की बात यह है कि इस प्रकार की शक्तियों से हाथ मिलाते हुए या उनके सुर में सुर मिलाते हुए बात करते हुए भारत के अंदर के दलों का समर्थन हर राष्ट्रभक्त को बहुत पीड़ा देता है और उसके साथ गंभीर प्रश्न भी उठाता हुआ प्रतीत होता है। धन्यवाद। मोहित भट्ट, देन प्रज्ञा। There are certain indications which are coming, now becoming gradually clear and explicit, that how those things are going or were intended to interfere in the Indian elections. I would like to remind that US President Donald Trump has also said that there was a design by the Soros and other things who want to destabilize the government in India and Bangladesh. And also I would like to remind that the previous last Lok Sabha election was the only election in the history of India in which a foreign government has given a statement. The Russian government officially has said, their external affairs spokesperson has said that there is a foreign interference in India. So I think since our government is keeping a strict vigil on every situation, so whatever is required will be appropriately dealt with, but the moral question becomes too big and too high in front of the opposition, which it is incumbent on their part if they want to prove their credentials of national integrity. प्रज्ञा। It looks like a systematic foreign intervention in Indian democracy that everyone is agreeing on, but the instrument was election commission. Do you think that there should be an investigation of the then election commissioner who signed that MOU? Because US aid came to it through election commission and On this issue, I think what is legally and what is constitutionally viable, appropriate constitutional agencies will take care, because the Election Commission is an autonomous body, constitutional body, so they are free to take whatever step they want in this regard. So that is one constitutional aspect. But my question is again to opposition on political and moral aspect. संवैधानिक विषय पर चुनाव आयोग स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था है और वह उपयुक्त और प्रभावी निर्णय लेगी, परंतु नैतिक और राजनीतिक आधार पर विपक्ष को आकर कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट रूप से सफाई देनी चाहिए। आमोद राय। देखिए, इस प्रकार की कई घटनाएं हुई हैं और मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं इस क्वेश्चन के आंसर के संदर्भ में। आपको याद हो 2021 में दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में, जिसमें अमेरिका के बड़े प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय थे, एक नहीं कई यूनिवर्सिटीज में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसका नाम था डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, यानी वैश्विक स्तर पर हिंदुत्व को ध्वस्त करना। फिर 2023 में भारत में 22 और 23 दोनों में कॉन्फ्रेंस हुई तमिलनाडु में, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी सनातन धर्म का समूल नाश करना। और अब उनकी फंडिंग कहां से हो रही है, ये तो अब अमेरिकन एजेंसीज के जो स्रोत उभर के सामने आ रहे हैं उनकी जांच में उससे उभर कर सामने आता जा रहा है। और मैं पुनः यह बात कहना चाहूंगा, फिर कोई इस बात को जाके चेक कर ले, यही 2021 का वर्ष है जिसके बाद बहुत से स्टांस भारत के समाज, देश और वर्ग और जाति के बारे में कांग्रेस का चेंज होना शुरू हुआ। और मैं फिर आपसे कहता हूं, एक हेनरी लूसी फाउंडेशन है यूरोप की, जिसमें एक क्रिस्टोफर शर्लॉट करके इंडोलॉजिस्ट थे, सो कॉल्ड इंडोलॉजिस्ट, उन्होंने भी एक प्रोजेक्ट निकाला था, हाउ टू टैकल हिंदू मेजॉरिटेरिज्म। मैं दर्शकों से कहता हूं, जो करोड़ों लोग सुन रहे हो, इन सब चीजों को जाके चेक करिए, तब आपको समझ में आएगा
कि मोदी जी किस परिस्थिति में देश को चला रहे हैं, और उसके बाद जो लोग इल्जाम देते हैं तो उनके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा मोदी जी की तरफ से कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं और बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से। आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए। तो आप सोचिए किन विपरीत परिस्थितियों में देश को लेकर आगे चलना पड़ा। अरुण दांता। I think the denial of the former Chief Election Commissioner is not required that much as a categorical denial for that government at the time in office is required. Because for any such clearances, the clearance of government is very much required. So still up till now, if the government is not responding in categorical and unequivocal terms, I think this is a matter of concern. अंकित गुप्ता एबीपी। मैंने पुनः कहा कि पूर्व चुनाव आयुक्त के द्वारा इस विषय को कहने की अपेक्षा से अधिक हमारी अपेक्षा है तत्कालीन सरकार के प्रमुख लोग रहें, क्योंकि वो ये बताएं। कम से कम इसमें यह बात तो साफ हो गई कि एमओयू हुआ है, तो आधी बात पर तो किंतु परंतु समाप्त हो गया। अब वो किन परिस्थितियों में हुआ है, किसने उसको प्रेरित किया है और किसके द्वारा वो संचालित था, मानवीय बात है। चुनाव आयुक्त को संभवतः इस विषय की जानकारी नहीं होगी, तो हम संचालनकर्ताओं से पूछ रहे हैं, क्योंकि यूपीए सरकार तो वैसी भी थी कि वहां तो प्रधानमंत्री भी ऐसे थे जो कोई संचालित होते थे, कहीं वह स्वतः कार्य नहीं करते थे। तो इसलिए मैं संचालनकर्ताओं से पूछ रहा हूं, और वो इस प्रकार के बयानों के ओट में बचने का प्रयास नहीं कर सकते, तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने का प्रयास नहीं कर सकते। अंतिम प्रश्न है ठाकुर रविंद्र सिंह, जी न्यूज। देखिए, यमुना की सफाई पे हमारी सरकार को कार्यभार ग्रहण करने दीजिए, पहली कैबिनेट बनने दीजिए, आश्वस्त रहिए। साबरमती रिवर फ्रंट से लेके और जिस प्रकार आपने प्रयागराज में भी और वाराणसी में गंगा को साफ होते देखा है, यमुना जी को भी हम उतनी ही निष्ठा से, श्रद्धा से और समर्पण से कार्य करेंगे। और जहां तक आपने ओवैसी जी की बात कही, तो मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज को सबसे ज्यादा निशाने पे तो ओवैसी जी की वजह से आना पड़ता है, क्योंकि वो हैदराबाद के सांसद हैं, पर उत्तर से दक्षिण तक कहीं भी हो, जिसे वो पुराने गीत में कहते हैं ना, धुम धुम धड़म धड़ैया रे सबसे बड़े लड़ैया रे, तो वो उत्तर से दक्षिण तक हर जगह लड़ने को तैयार रहते हैं। और वो लड़ने को जाते हैं और पीछे से वो क्यों, क्योंकि जो सो कॉल्ड सेकुलर दल हैं, अब ये उनको उनसे भय प्रतीत होता है, क्योंकि उनकी पार्टी का नाम MIM है, उसमें 2 बार M है, तो हो सकता है इस कारण से उनको ज्यादा समस्या महसूस होती हो। तो यहां पे मूलतः किसी वर्ग, किसी समाज के प्रति कोई भेदभाव का भाव नहीं है, समस्या उन लोगों के विचार में है, क्योंकि वो लोग मुस्लिम समाज को सिर्फ अपराधियों और आतंकवादियों से जोड़ने का प्रयास करते हैं, कानून तोड़ने वालों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। वो कभी अच्छे और सच्चे राष्ट्रभक्त मुस्लिमों के साथ, चाहे ब्रिगेडियर उस्मान हो या डॉक्टर APJ अबुल कलाम हो, वो हमारे केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब हो, बिहार के गवर्नर अब आरिफ मोहम्मद खान साहब हो, अथवा बड़े से बड़े हमारे अच्छे जो अभी जिनकी डेथ हुई, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बड़े गुलाम अली, उस्ताद अमजद अली खां, इनका कभी नाम सुना है आपने ओवैसी जी के मुंह से? इसलिए हमारे तरफ से कोई समस्या नहीं, समस्या उनकी ज़हनियत में।